जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो चर्चा का विषय आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ जन्म कुंडली का 8th हाउस। मैं हमेशा आप लोगों के सामने 6th, 8th और 12th इन हाउस की ज्यादातर जिक्र करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि इन्हें जन्म कुंडली का दुखों का भाव कहा गया है, त्रिक भाव कहा गया है। जीवन में ये 3 भाव, ये 3 घर पूरी जन्म कुंडली के 9 घरों को नचा कर रख देते हैं। ऐसा क्यों होता है, यही आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। और अगर हमने इन 3 घरों को बैलेंस करना सीख लिया, क्योंकि इन 3 घरों में ग्रहों का होना स्वाभाविक है, किसी न किसी एक घर में आपके ग्रह अवश्य होंगे। और जब इनकी हमें महादशा या अंतरदशा आ जाती है, महादशा में तो ये बिल्कुल जीवन को एकदम ऐसा कर देते हैं कि व्यक्ति त्राहिमाम कर लेता है। और अंतरदशा में ये कई सारी चीजों से उठाकर आपको बिल्कुल पटक देते हैं अलग से। तो जब हमें पता है ये ऐसा करते हैं, तो क्यों ना हम इन 3 घरों को बैलेंस करने की बात करें। और ये 3 घर बहुत आराम से बैलेंस हो जाते हैं। मैं आपको हमेशा बैलेंस करने के लिए बताती हूँ, मैं उपायों के पीछे दौड़ाती नहीं हूँ। देखिए, घर बैलेंस अगर आप करते हैं तो ये पूरा काम करते हैं, 100% वर्क करते हैं। उपायों की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि उपाय के लिए व्यक्ति को थोड़े से अपने नियमबद्ध होना पड़ता है। लेकिन बैलेंस करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, स्वतः कुछ चीजों को बैलेंस करना, और उनसे हम अपने ये घर बहुत आराम से ठीक कर सकते हैं। चलिए बताऊंगी मैं 8th हाउस हमारे साथ क्या क्या कर सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा वेदांत ज्योतिष बाय नमिता चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे बहुत वीडियोस आपको मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, जिनसे आप अपने इन हाउसेस को बैलेंस करना सीखते हैं। ज्योतिष अगर हम देखें ना, क्या है ज्योतिष, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, ज्योतिष सिर्फ हमें 2 या 3 चीजों से बांध कर बताया गया है। इसलिए आजकल लोगों का ज्योतिष पर से विश्वास भी उठ रहा है। और आजकल तो आप लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि आप ऑनलाइन राहु की पूजा करा दीजिए, ऑनलाइन आप शनि की पूजा करा लीजिए, ऑनलाइन आप ये कर लीजिए। आप ऑनलाइन खाना डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन जब खाना आपके पास आएगा आप तभी खा सकते हैं, ऑनलाइन आप खाना नहीं खा सकते हैं। ऐसे ही पूजा अनुष्ठान का भी है, जिसमें आपकी सहभागिता स्वयं है, वहां पर आप मौजूद हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन ये सोशल मीडिया की दुनिया में कौन बताए कौन क्या कहे, आप सब समझदार हैं। और यही 8th हाउस है। 8th हाउस अगर हम देखें, 8th हाउस के सामने पता है ठीक क्या है? 2nd हाउस है। और 2nd हाउस क्या है? 2nd हाउस हमारा अपना धन है। और हमेशा जो सामने होता है ना, वो दूसरा होता है। ये मैंने कई बार आपको बताया है। मेरे सामने मेरा रिफ्लेक्शन होगा, मेरे सामने मेरा दूसरा व्यक्ति होगा। ऐसे ही 2nd के सामने भी दूसरा है। वो दूसरा कौन है? वो दूसरा है दूसरे का धन। 8th हाउस में यही सिखाता है, दूसरे के धन को कैसे हम ऐसे मैनेज करें कि हम उसी के धन से काम करें और उसी के धन से कमाकर उसको दे दें। ये कौन सिखाता है? ये हमें 8th हाउस सिखाता है। 8th हाउस बेहद खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। बस हम इसे समझने में शुरू से हमें एक ही चीज बताई गई है। देखिए, ऋषि पराशर जी ने इसे त्रिक भाव क्यों कहा? ऋषि पराशर जी ने त्रिक भाव इसलिए कहा, उस समय सारे ऋषि मुनि जितने भी थे, यज्ञ दान तप सब करते थे। आज के समय में वो सब नहीं है। और उन्होंने वो तब लिख दिया था, जब ये लिखा गया था तब ये 3 हाउस उन्हें कोई तकलीफ नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग इन हाउस को बैलेंस करके चलते थे। ये जो लिखी गई है ना पटकथा, जितना भी इन्होंने ये चीजें लिखी हैं, इन्हें कहा है दुख है, विषाद है, सारे जो दुर्भाग्य हैं, वो सब ये 3 घर है। ये आज के परिप्रेक्ष्य में लिखा है, क्योंकि आज जो चीजें चल गई हैं, लोगों को समय नहीं है।
आने का समय नहीं है। इसलिए जब तुम्हें आने का समय नहीं है, तुम्हें मिलने का समय नहीं है, भाई देखो ये तो मेरा अपना ये व्यवसाय नहीं है, मुझे तो ईश्वर की प्राप्ति से ये कृपा मिली है, तो मैं आप लोगों के सामने इस ज्ञान को लेकर आती हूँ। मैं तो बहुत कम जन्म कुंडलियां देखना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब हम अपनी जो जमा पूंजी, हमारी जमा पूंजी हमारा धन नहीं, हमारी ऊर्जा, हमारी साधना, ये सब है, ये जब हम दूसरे को देते हैं तो वो शुल्क भी कम होता है उसके पाप लेने के लिए। इसलिए मैं जो अपने साधना में रहती हूँ और मैं बहुत कम देखती हूँ, बहुत कम। इसलिए अब जब आप जाने का समय है नहीं, आप कहते हो आप कर दो, तो भाई उनका तो रोजगार है, उन्हें तो करना ही है, आप चाहे जाएं या ना जाएं, उन्हें तो पैसा चाहिए। तो ये किसने चलाया? ये हमने चलाया, वो नहीं आ रहे हैं आपके पास घर में बैठे बैठे पैसे मांगने। अब ऐसे में हमारा एर्थ हाउस कैसे ठीक होगा? बहुत मुश्किल होता है। तो एर्थ हाउस बेसिकली है क्या? हम आपने LIC वाले देखे हैं, LIC वाले क्या करते हैं, दूसरे का पैसा लेते हैं और उससे अपना कमाते हैं, ये एर्थ हाउस है। टैक्स, दूसरे का पैसा, ये एर्थ हाउस है। अच्छा, जैसे 6th हाउस हमारा ऋण है ना, वैसे ही एर्थ हाउस भी हमारा ऋण भी है, क्योंकि जब हम दूसरे का पैसा लेके बिजनेस कर रहे हैं, वो भी एर्थ हाउस है। अब ये किसको फलित होगा, किसको नहीं होगा, ये जन्म कुंडली के ग्रहों पर निर्भर करता है। अब सबसे पहले अगर हम अपने एर्थ लॉर्ड को देखें कि हमारा एर्थ लॉर्ड बैठा कहाँ है। देखिए, अगर एर्थ लॉर्ड एर्थ में ही बैठा है तो ये भी एक राजयोग बन जाता है, क्योंकि 8वें का स्वामी 8वें में ही बैठता है, तो वो उस भाव की जागृति कर देता है। ऐसा व्यक्ति रिसर्च वाले फील्ड पे ज्यादा, या खोज करने वाली, क्योंकि एर्थ हाउस क्या है ना, समुद्र के अंदर से निकाल कर मोती लाने वाला हाउस है। तो ये व्यक्ति अगर एर्थ हाउस का लॉर्ड एर्थ हाउस में ही बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च के फील्ड में जाता है, तो इसका जो चीजें है ना, निखर कर आती हैं बाहर। इसने एर्थ हाउस की जागृति कर रखी है। अब ये व्यक्ति अगर एर्थ हाउस में, एर्थ हाउस या हमारा लग्नेश बैठ जाए, तो लग्नेश संबंध बना ले एर्थ हाउस से, संबंध बना ले, और या हमारे एर्थ हाउस में ही बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा खोजी, कुछ नया काम करने वाला व्यक्ति बनता है। अब एर्थ 10th का स्वामी भी आकर एर्थ में बैठ गया, अगर 10th लॉर्ड हमारे एर्थ में बैठ गया, तो अब ऐसे में कोई भी जन्म कुंडली देखेगा वो यही कहेगा ये अपने नौकरी के लिए बहुत सारे धक्के खाएगा। ये लोग वैज्ञानिक, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर, प्रोफेसर, प्रोफेसर कैसे वाले, जो जमीन के अंदर पुरावेत्ता टाइप के लोग होते हैं, जो खोज करते हैं, ऐतिहासिक चीजों को खोजने वाले लोग, ऐसे लोग होते हैं। और LIC इसी में है, टैक्स इसी में है, ये काम भी आप इसी से कर सकते हैं। तो NGO 11th हाउस से होता है, लेकिन क्या है, NGO भी आप दूसरे का पैसा लेकर काम कर सकते हो। तो हम NGO में किस तरह वर्क करेंगे, क्या करेंगे, ये भी इसमें आता है। सोशल है, आप कितनी पॉपुलैरिटी पाएंगे, कितना मिलेगा, ये 11th हाउस बताएगा। लेकिन उसमें जब आप दूसरे के धन को लेकर समाज में लगा रहे हैं, ये 11th हाउस हो गया। जो अपने लिए बचा रहे हैं, ये एर्थ हाउस हो गया। अच्छा, एर्थ हाउस के लिए क्या कहा गया है ना, एर्थ हाउस अनैतिकता का घड़ा है, पाप का एक घड़ा भी है। क्यों? क्योंकि इसे समुद्र का नाम भी दिया गया है। अब समुद्र से अमृत निकला था, तो विष कहां से निकला था? वो भी समुद्र से ही निकला था। ऐसा ही हमारा एर्थ हाउस है। एर्थ हाउस में अगर हमारी इतनी सारी चीजें हैं, इतनी अच्छी चीजें हैं, तो ये अनैतिकता भी है। देह का व्यापार इसी हाउस से देखा जाता है, शराब का व्यापार इसी हाउस से देखा जाता है, अनैतिक संबंध सारे इसी हाउस से देखे जाते हैं। अब ये कैसे चीजें सही हैं? जब हमने इस हाउस को पॉजिटिव एक्टिव किया है, तो ये चीजें आपके साथ नहीं होंगी। लेकिन ये नेगेटिवली एक्टिव है,
तो ये चीजें आपके साथ होंगे। अब अगर इस हाउस में आपके ग्रह इस हाउस में बैठे हुए हैं लेकिन गुरु यहीं पर है, तो ये आपको उच्च कोटि का रिसर्चर बना देगा, समाज सेवक बना देगा, राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति बना देगा। अगर गुरु की दृष्टि है या शुभ ग्रह भी यहीं पर है, शुभ ग्रह कौन? चंद्रमा, शुक्र, बुध, ये ग्रह भी यहीं पर है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अनैतिक होगा, ये व्यक्ति बहुत बड़ा राष्ट्र प्रेमी। इस तरह भी हो सकता है जैसे सरदार भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी का फंदा गले में डाल दिया था, ये भी यही है, जिन्हें परवाह नहीं है अपने प्राणों की, क्योंकि जीवन क्या है? एर्थ हाउस है, और दुस्साहस भी एर्थ हाउस देता है। ये दुस्साहसी मतलब साहस होना और दुस्साहस होना, ये भी एर्थ हाउस देता है। डर, भय, ये भी एर्थ हाउस देता है, क्योंकि समुद्र की गहराई कितनी है पता नहीं, भय है पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब इन एर्थ हाउस को आपके अंदर थोड़ा सा भी, अगर राहु यहाँ पर है तो आपने बहुत सोच समझ कर चीजें करनी है, क्योंकि राहु यहाँ पर है तो सेकंड हाउस में केतु होगा। आपसे दूसरा व्यक्ति धन को ठग कर ले जा सकता है, इस चीज पर आपने सतर्क रहना है। आप लोभ में फंस सकते हैं, लोभ का घर छठा है लेकिन दिखा कौन रहा है? एर्थ हाउस। इसलिए पता है इन सब चीजों को ना ऋषि पराशर जी ने त्रिक भाव कहा। अब देखिए, आप इतनी चीजें हैं, पहले से लोग बैलेंस करते थे, आज कौन बैलेंस कर रहा है? आपका राहु एर्थ हाउस में है, आपके पास कोई 1-2 करोड़ की डील लाया, आप उस भ्रम में आ गए और आपने अपना सारा पैसा वहां पर लगा दिया, और गलती से भी कहीं गुरु में राहु का अंतर चल रहा हो तो आपका तो सारा पैसा जो है सब डूब जाएगा। इसीलिए अगर आपके एर्थ हाउस की दशा आपको चल रही है, आप किसी भी चीज में निवेश करना चाह रहे हैं तो दशा का जरूर ख्याल कर लें, क्योंकि निवेश के लिए दशा का होना, राहु की महादशा और एर्थ हाउस की, आपको राहु एर्थ में है और एर्थ हाउस की महादशा आ गई तो अब आपके उसमें अगर राहु कारक न हो, राहु मारक हो जाए तो आपका जमा जमाया व्यापार वो खराब करके कहाँ पर ले आएंगे? आपको सड़क पर ले आएंगे। ये एर्थ हाउस है। लेकिन यहीं पर को आपके गुरु एर्थ हाउस में है और गुरु की महादशा आ गई, आपने धार्मिक कार्य, आपने ज्योतिष, इन सब में रहना शुरू कर दिया तो आपको ये राजा बना देगा। बुध आपके एर्थ हाउस में है, अब बुध की महादशा आ गई तो बुध को बैलेंस करने के लिए, बुध क्या है? बुध किशोर है, और बुध को बैलेंस करने के लिए क्या चीज है? आपने गणेश जी, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी, और साथ में ऐसे में अगर, क्योंकि किशोर को कौन ज्यादा बेहतर संभाल सकता है, इस बात का पता है आपको। किशोर को एक माँ बहुत अच्छे से नर्चर करती है, बहुत अच्छे से पालती है, बहुत अच्छे से उसको मार्गदर्शन देती है। किशोरावस्था में एक बालक को पिता से ज्यादा माँ की आवश्यकता होती है। अगर माँ ने उसको 3-4 साल भी दे दिए ना तो वो बच्चा आगे को लीड करता है। सेम यही बुध है। बुध की जैसे ही आपको दशा लगी तो उस समय आपकी माँ, पत्नी, गुरु, मैं गुरु में जब भी अगर बात करूंगी स्त्री ग्रहों के लिए स्त्री की ही बात करूंगी, तो यहाँ पर को वो क्या करेंगे? वो आपके इस दशा को इतना बैलेंस कर देंगी, इतना अच्छा कर देंगी। अब अगर आपके बुध अच्छे हुए, ये लोग आपको पॉजिटिवली सहयोग करेंगे, और बुध मारक में हुए, आपके लग्न में बुध कारक नहीं मारक है, और एर्थ हाउस में वो मारक में ही बैठे हैं। सपोज आपका मेष लग्न है, मेष लग्न में एर्थ हाउस में मंगल की राशि आती है, मंगल की राशि में बुध बैठ गए और बुध की दशा आ गई, तो हो सकता है आपको उस समय ना पत्नी का संयोग मिले, ना आपको माँ का संयोग मिले, तो समझ जाना कि मेरा बुध खराब है। तो ऐसे में हमें सतर्क हो जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसके भी उपाय हैं।
इसीलिए जन्म कुंडलियां दिखाई जाती है। जन्म कुंडली इससे नहीं दिखाई जाती है कि मेरी दशा आज ठीक कर दो, एक अनुष्ठान कर दो, ले भाई तेरा जीवन ठीक हो गया, नहीं होता ऐसे। दशा के अनुसार हमारे ग्रह ना ठीक होते हैं, लेकिन हम लोग इतना समझते कहाँ हैं। हमें तो एक ही चीज बताई जाती है, कुंडली पकड़ो, एक अनुष्ठान करा लो, एक नग पहन लो, आपका ग्रह ठीक हो जाएगा। अगर बुध मारक में है, 8th हाउस में है, और उसके ऊपर आपको बुध का रत्न पहना दिया, तो आपका जो बचा खुचा था ना वो भी खत्म हो जाएगा। कई लोग व्यापारी हैं, वो बिना सोचे समझे इस नग को पहन लेते हैं, और कई लोग राजनीति में है, वो पुखराज धारण कर लेते हैं। उसमें वो प्रभावी नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं, इसको पहनने से मेरी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये जब आपने क्रिएट कर लिया तो चीजें ठीक होती हैं, तब वो आपको लाभ देता है। लेकिन ये इन भावों में ये कारक नहीं होते हैं। तो 8th हाउस के ग्रहों के रत्न, 8th हाउस के ग्रहों की पूजा, ये सब हमें ना बहुत सोच समझ कर करनी पड़ती है, बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। आपके कोई भी ग्रह 8th हाउस में है, अभी 8th हाउस के ग्रह जहां जहां जाकर बैठते हैं, इसके वीडियोस भी मैं लेकर आऊंगी, चाहे मैं शॉर्ट वीडियोस में बताऊं या मैं एक डिटेल इसका वीडियो बना दूं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखिएगा कि आपको 8th हाउस के ग्रह आपके पहले हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस जहां जहां बैठे हैं, क्या आपको इसका हर हाउस का वीडियोस चाहिए? तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताना, मैं हर हाउस का आपके लिए वीडियो बनाकर अवश्य लाऊंगी। और इसी में मेरा नंबर दिया गया है 9528508897। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, केवल मैसेज। फिर मैं आऊंगी आपके बीच में नई जानकारी के साथ। कैसा लगा आपको यह वीडियो, आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।